बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, प्रैक्टिस सेशन के बारे में। तो बहुत आराम से समझना है और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। बहुत इम्पोर्टेंट तो देखो सारा ही यूनिट होता है। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा-सा ये चीज़ है क्योंकि एक टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको ना कई बार ऐसे कन्फ्यूजन होता है कि सारे ही आंसर ठीक लगते हैं, कि ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, एक बेस्ट आंसर सोचना होता है ना? क्योंकि ये बहुत ही साइकोलॉजिकल बेस्ड चीज़ें हैं, है ना? तो आप बेस्ट आंसर की तरफ जाओगे, बहुत सोच समझ के इन क्वेश्चंस का आंसर करोगे, ठीक है? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि बेसिकली ऐसे नहीं एकदम हवाबाजी में क्वेश्चंस नहीं करने हैं, बहुत सोच समझ के करने हैं और इस तरह से अटेम्प्ट करना है जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आने वाला है, इसको थोड़ा सोच समझ के करना है, वापस रिफ्लेक्टिव लेवल पे ये मैंने समझाया है। अब इसको अगर किसी ने गलत कर दिया ना तो फिर देखना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर द फीचर या फीचर्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। आपको मैंने अभी समझाया है, आपको बताना है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग के कौन-कौन से फीचर्स हैं। सोचिए, समझिए, मैं पोल दूँगा और कोई स्टूडेंट के पास टेक्निकली अगर आपको लगता है कि मैं पोल नहीं आ रहा है, आप कुछ ऐसा किसी को नहीं शो कर रहा है या देखना नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में भी आप दे सकते हो आंसर, लेकिन अभी नहीं, जब मैं पोल दूँ उसके बाद। मैं बोलूँ ना मैं पोल दे रहा हूँ, उसके बाद आंसर दे सकते हो। चलो। ऑल द बेस्ट। मैं पोल दे रहा हूँ, आराम से सोच लिया होगा और पोल में भी आपको 20-25 सेकंड का समय होता है, तो आप बिल्कुल जल्दबाज़ी ना करें। सोच समझ के आंसर करें। सोच समझ के आंसर करना है सभी को। क्या बात! ये हुई ना बात, अब कोई बात बन रही है। अब कोई बच्चे ठीक काम करना शुरू किया है। अब आप सर क्या समझे हमें? आप हमें चैलेंज करते हो, बहुत खतरनाक है हम। राइट ऑप्शन सी एंड डी। वही बात है, रिफ्लेक्टिव लेवल की बात की है तो ये ट्रायंगल वाली बात याद रखा करो कि ऐसे सर ने बनाया था, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, है ना? तो रिफ्लेक्टिव सबसे ऊपर है, तो स्टूडेंट लेवल बाय अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। छात्र तथ्यों और सूचनाओं को समझकर सीखते हैं, ये तो नहीं है। अंडरस्टैंडिंग क्या है? हमें पूछना है रिफ्लेक्टिव के। टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट बाय रोट, ये तो मेमोरी लेवल है, हमें रिफ्लेक्टिव का बताना है। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एक तो ये आ गई, समस्या सुलझाने की क्षमता का विकास होता है, क्योंकि ये स्टूडेंट को ही दे दी जाती है कि जैसे गाइड हमें होता है ना जब हम रिसर्च करते हैं कि आप ये समस्या है आप सोल्व करिए, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है और इससे क्या होगा, स्टूडेंट का जो ओरिजिनल थिंकिंग है और क्रिएटिव एबिलिटी है वो भी बढ़ेगी, बिल्कुल उसकी मूल सोच और रचनात्मक जो क्षमताएँ हैं वो बढ़ेगी। ये हो गए और ये 2 ही ऑप्शंस हमें आने हैं। तीसरा, द प्यूपिल आर केप्ट इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड क्रैमिंग, ये तो उसमें ही आ गया मेमोरी लेवल का, तो ये भी नहीं आएगा, तो सी और डी इज़ द राइट ऑप्शन। तो इसमें आपको पता है क्या है? अब बेसिकली बात ये है कि ये क्वेश्चन करने से आपको रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी, ये तीनों लेवल समझ में आ जाने चाहिए। कैसे ही घुमा-फिरा के क्वेश्चन पूछे कि हम कर देंगे। तो आप ऐसे क्वेश्चन्स पक्का से गलत नहीं करोगे ना एग्ज़ाम हॉल में? बताइए, सोच समझ के आंसर करेंगे? पक्का? श्योर? प्रॉमिस है आपका? चलो बहुत बढ़िया। मान लेते हैं आपका वादा। फिर ये मत कह देना सर वादा तो टूट जाता है। नहीं, फिर फेल भी हो जाता है, तो हमें वादा तोड़ना नहीं है ना? हमें जो वादा किया है वो निभाना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बेसिकली कौन-सी लर्निंग की डेफ़िनेशन दी है हर एक ने अलग-अलग। ये इंग्लिश हिंदी में आपको कोई मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये तो नाम है, ये तो हिंदी और इंग्लिश में एक जैसे ही आएँगे, ठीक है? और यहाँ जो लर्निंग है उसकी परिभाषा दी गई है। हर एक ने अपनी-अपनी परिभाषा दी है कि लर्निंग सीखना होता क्या है। तो अगर आपको पता है एक आध का कुछ आप जानते हो, हमने स्किनर के बारे में, थोर्नडाइक के बारे में कुछ बातें भी की है और मैंने गिलफोर्ड का भी एक आप वो नाम लिया है। अगर वो याद है तो आप मैच करके देखो कि क्या मैच होगा किसके साथ। तो बहुत शांति से मैच करना है। ऑल द बेस्ट। सिर्फ लर्निंग की डेफिनेशन, ये किसने कौन-सी डेफिनेशन दी है ये, और सारी ये लर्निंग की डेफिनेशन है।
लास्ट 10 सेकंड्स हो रहे हैं, फिर मैं पोल दूंगा। चलो मैं पोल दे रहा हूँ, ऑल द बेस्ट। बहुत खतरनाक है सर। हम घर बात करके आए थे, या तो सारे आंसर ठीक करेंगे या कोई भी आंसर ठीक नहीं करेगा। इसका राइट ऑप्शन है लास्ट, दैट विल बी डी। यानी कि ए का 3 होगा। मैं बता देता हूँ, यानी कि जो ये डेफिनेशन है, चलो आपको अभी तक पता नहीं था, अभी याद रखना, प्लीज याद रखना। तो जो ये सबसे पहली डेफिनेशन है कि लर्निंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि जो सीखना है वो हमारे व्यवहार का ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये डेफिनेशन दी थी GARRET, ग्रेट ने। ये ध्यान रखना, ए का 3 हो गया। और जो बेसिकली ये डेफिनेशन है कि लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, कि सीखना है वो व्यवहार में परिवर्तन है, और इसी के परिणाम से व्यवहार उत्पन्न होता है, या व्यवहार से ये चीजें उत्पन्न होती है। ये जो डेफिनेशन दी थी वो गिलफोर्ड ने दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और लर्निंग इज सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड कनेक्टिंग विद द स्टिमुलस। ये जो डेफिनेशन दी थी, जो बेसिकली स्टिमुलस के बारे में बात की थी, रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस, ये थॉरनडाइक की बात है, ये डेफिनेशन। ठीक है। और लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन, दिस विल बी स्किनर। तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, याद रखोगे भी। अच्छा, ये दिखाई नहीं दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो आगे वाला ऑप्शन सारे दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ये थोड़ा मेरी फोटो आ जाती होगी, है ना। कोई बात नहीं, नहीं आने देंगे फोटो को। सर आप साइड हट जाया करो जब हम क्वेश्चन करें, बहुत खतरनाक है हम। जब हम क्वेश्चन करें तो मुंह नहीं दिखना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ठीक है। ठीक है। जैसे ही आपका मुंह दिखता है हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, हम क्या करें सर बताओ। तो मैं क्या करूं। चलो अब तो दिख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अचीव्ड बाय रोट लर्निंग। देखना, ये थोड़ा कंसेप्चुअल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या आंसर करते हो आप। ब्लूम के वर्गीकरण के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा रटकर सीखने से प्राप्त होता है। चलो मैं पोल दे रहा हूं, आराम से सोचना। ये एकदम जनरली क्वेश्चन देना है आंसर इसका। आप आराम से चीजें कर सकते हो ऐसा। सारे के सारे करो प्लीज आंसर, रिक्वेस्ट है। करो सारे के सारे आंसर करो। सारे के सारे क्यों आंसर नहीं कर रहे भाई, क्या रीजन है। अरे एक बात बताओ, आपने कोई चीज रटी है ना, तो क्या होगा, है ना। अचीव्ड बाय रोट लर्निंग, यानी कि रटने से, रटने से चीजें आपको याद हो सकती है, सीधी सी बात है, रिमेम्बर कर सकते हैं। तो इसमें इतना सोचना क्या था। आप कोई चीज रटोगे तो क्या उसको अप्लाई कर सकते हो कहीं, नहीं कर सकते। ना ही उसका किसी भी तरह का एनालिसिस कर सकते हो। अब छोटे बच्चे ने रट लिया चीजें, तो क्या वो कहीं अप्लाई करेगा, एनालिसिस करेगा, अंडरस्टैंडिंग करेगा, नहीं। रोट लर्निंग से जो अचीव होगा, एक बार वो याद करना ही होता है बेसिकली। तो जैसे कै के बाद कै, एक के बाद दो, तो इसलिए ये ऑप्शन आ गया इसका। ठीक है। थोड़ा सा सोचते तो आंसर हो जाता। हम्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन है, मैं बता देता हूँ। द लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अचीव्ड बाय रोट लर्निंग इज रिमेम्बरिंग। रोट लर्निंग primarily involve memorizing information
which align with the remembering level in Bloom's taxonomy where student asked to recall facts and basic concepts. बात यही है ना, जो हम बात कर रहे थे उसी को लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a group centered method of teaching learning? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम की समूह केंद्रित पद्धति है? जब हम टीचिंग के मेथड पढ़ते हैं तो आपको याद है लेक्चर मेथड की बात करते हैं, असाइनमेंट मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, असाइनमेंट मेथड, बहुत सारी बात करते हैं। तो आपसे ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप सेंटर्ड मेथड? जैसे लर्नर सेंटर्ड होता है, टीचर सेंटर्ड होता है, ग्रुप सेंटर्ड होता है, तो वो कौन सा है, ये आपसे पूछा है। तो सोचिए कुछ क्या आंसर करोगे। अपने दिमाग के थोड़े जो घोड़े हैं उसको दौड़ाएं आप, और देखते हैं कितना दौड़ा पाते हैं आप। सारे बच्चे आंसर करने की कोशिश करो, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं है, यहाँ कोई बात नहीं है। यहाँ तो थोड़ा बहुत मैं ही बोलूंगा ना, लेकिन वहां तो गलत हो जाएगा तो दिक्कत होगी। बस सोच समझ के आंसर करना है। इसका राइट ऑप्शन है डी। क्या है? डी, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग। बेसिकली कई बच्चों ने आंसर किया है प्रोवाइडिंग लेक्चर नोट्स। सर पता है आप लेक्चर नोट दे दो, फिर हम ग्रुप में बैठेंगे, ग्रुप में बैठ के पढ़ेंगे चाय पीते पीते, फिर हम किसी को किसी से वो हो जाएगा क्या कि हम मिले, चाय पे पढ़ें, फिर अलग बातें होंगी, फोन पे बात होगी, बाबू सोना ने खाना खा लिया क्या, है ना? वो वाला मेथड नहीं है कि मारेंगे रैप्टा खींची ऐसे, है ना? कौन सा है ये? ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि जैसे ब्रेन के अंदर सबके नए आइडिया जनरेट करवाए जाते हैं। जैसे ये बहुत सारे लोग बैठे हैं ग्रुप में और इनको कोई बात बोली जाती है कि आप ये करिए, एक आइडिया बताइए क्या क्या होगा इस चीज के बारे में, तो ये सबके दिमाग की उपज होएगी, ये नए आइडियाज देंगे, है ना? यानी कि ग्रुप्स की बात होती है, ग्रुप सेंटर्ड होता है, सब अपने अपने आइडियाज देंगे, तो ये ग्रुप सेंटर्ड होता है। एक होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, एक होता है बज ग्रुपिंग। ठीक है, समझ में आई बात? ऐसे बहुत होते हैं। जैसे हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे ना, आईएएस की तैयारी करते थे, तो ये बड़ा प्रचलन है, आईएएस की तैयारी करते थे हम, तो कहते हैं अरे अरे चलो 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 ग्रुप बना के पढ़ेंगे। फिर वो एज भी ऐसी होती है, घर से ताजा ताजा बाहर निकले होते हैं और अपने आप को आईएएस समझ ही लेते हैं जब तैयारी करते हैं, तो फिर अलग ही लेवल होता है उनका। बैठे रहेंगे, चाय पिएँगे, बातें करेंगे, फिर उनको प्यार हो जाएगा, फिर वो घूमने जाएँगे, फिर वो इंडिया गेट घूमेंगे, कभी घूमेंगे, फिर 2 साल बाद घर आ जाएँगे, 3 साल बाद, हैं? फिर मेरी तरह पढ़ाएँगे, फिर अपनी स्टोरी सुनाएँगे, क्या है और, है ना? तो अपना खुद पढ़ लो ब्रेनस्टॉर्मिंग। चलो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है। आपका ये लेवल है ना, ये तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करवा के मानूँगा आज, क्योंकि लेवल से क्वेश्चन आता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़िए और फिर आराम से मैं पोल दूँगा 10 सेकंड बाद, फिर पोल में आंसर करना है। चलो पोल दे रहा हूँ, ऑल द बेस्ट फॉर द पोल। अब एक बात बताओ, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता क्या कि सर हमें एक-एक के रैप्टा मार दीजिए, हम खुद शर्मिंदा हैं, बताओ भई। कितनी बार बता दिया, फिर भी हम तो गलत करेंगे। आप तो ऐसे अड़ के बैठे हो, हमें ठीक करके हम हमसे सही करके दिखाओ, आप मान जाएँ आपसे। आप करो तो सही-सही। सर ये ऑप्शन क्या करें, दिखता नहीं है, कोई नहीं आप बता देते मुझे 1 फ़ॉल्स था, 2 सही है ना?
ये भी बात है कि किसी को ये नीचे ना दिखा हो, लेकिन हमें ये इनका पता तो होता है कि स्टेटमेंट्स में इस तरह के आते हैं, या तो दोनों ठीक है, या एक सही दूसरा गलत, या पहला सही या दूसरा गलत, या पहला गलत दूसरा सही, तो ये राइट ऑप्शन होगा। तो बेसिकली टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल involve increasing student to think critically and reflect on their learning experience। अब एक बात बताओ, जहाँ पे क्रिटिकली थिंकिंग की बात होती है वो रिफ्लेक्टिव लेवल में होती है, ना कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में। रिफ्लेक्टिव, मैं पहले ही बात कर रहा था, रिफ्लेक्टिव लेवल जो चिंतनशील स्तर है उसके लिए ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में तो फैक्ट्स को समझाया जाता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और ये ठीक है, टीचिंग एट द मेमोरी लेवल इन्वॉल्व रोट मेमोराइजेशन एंड डजंट इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। ये बात ठीक है कि इसमें सिर्फ रटना समझाया जाता है, रटना ही होता है, इसमें किसी भी तरह का क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होता, तो इसलिए हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, कुछ बात कर लेता हूँ आपसे। आपको कोई दिक्कत हो रही है क्या? बताओ तो। दिक्कत है? तो फिर क्यों गलत कर रहे हो आप लोग? गलत क्यों कर रहे हो ये क्वेश्चन? ये इसी क्लास में तीसरी से चौथी बार मैंने क्वेश्चन पूछा है, और सारे लोगों को ठीक करना चाहिए था ये। आप खुद बताओ, ये ठीक करना चाहिए था कि नहीं? आप अपने ईमानदारी से बताओ, ये ठीक करना चाहिए था ना? फिर ये गलत नहीं होना चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ऐसे क्वेश्चंस गलत करेंगे तो हमारा हमारा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा, ये बताओ। फिर आप किसी को भी दोस्त दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप मेरे को दोस्त हो, चाहे आप अपने आप को दोस्त हो, घर वालों को दोस्त हो, टाइम है वो तो निकल जाएगा ना। तो प्लीज मैं बार बार कहता हूँ कि बी कॉन्सेंट्रेट, सब कुछ छोड़ दो, है ना। एक बार छोड़ के देखो तो सही, बड़ा अच्छा लगेगा। अपने सेल्फिश होना अच्छी चीजों के लिए कोई बुरी बात नहीं है। ये दो स्टेटमेंट है, इनके बारे में भी समझिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। चलो। सारे के सारे आंसर करो। देखो, इसमें बेसिकली दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। क्यों है दोनों स्टेटमेंट ठीक? आपको शब्दों से ही पता लग गया होगा। देखो, कह रहा है कि एक्सेंशियली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स आर ड्रिवन बाय रिवॉर्ड एंड प्रेज। यानी कि जो उसको बाह्य रूप से प्रेरणा मिलती है, वो बाह्य रूप से यानी कि किसी को हमने, जैसे हम पास आते थे या अच्छे मार्क्स आते थे तो हमें रिवॉर्ड मिलता था, है ना, कि ये आपको ये मिला है, प्रशंसा करते थे, तो यानी हमें मोटिवेशन मिलता था। ये बाह्य मोटिफिकेशन मोटिवेशन है, बाह्य रूप से, कि बाहर बाहर से मिल रही है। लेकिन जो आंतरिक होती है, स्ट्रिक्टली मोटिवेटेड स्टूडेंट है, वो अपने स्टूडेंट से सॉरी सब्जेक्ट से इंगेज होता है फॉर द पर्सनल सेटिस्फेक्शन इट ब्रिंग्स। यानी कि आंतरिक रूप से प्रेरित छात्र व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए किसी विषय के साथ जुड़ते हैं। तो हमें क्या है, ये दोनों इसीलिए बिल्कुल ठीक बात है। अब आप क्या है, आप उस एज में हैं कि आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होना चाहिए। वो तो बच्चों को लिए रहता है कि एक्सटर्नली मोटिवेटेड हैं बच्चे, ठीक है। आप तो इंटरनली आपको इतना जुड़ाव हो जाना चाहिए। तो आप अभी तक इंटरनली जुड़े नहीं हैं सब्जेक्ट्स के साथ। जिस समय आप इंटरनली जुड़ जाओगे ना, कुछ बच्चे जुड़े होंगे, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन क्लास में कुछ बच्चे तो अभी नहीं जुड़े हैं। उन पे ऐसा लग रहा है एक प्रेशर है, सोशल प्रेशर, या फिर खुद से किसी को दिखाने के लिए कि मुझे तैयारी करनी है, मैं तैयारी कर रहा हूँ। ये चीजें नहीं, आप ज्ञान थोड़ा सा समझिए, उसके अंदर समझने की कोशिश करिए, फिर देखना हर क्वेश्चन ठीक होगा। तो प्लीज, मैं बार बार आजकल इतना टोकता इसलिए हूँ आपको, क्योंकि जो हमारी अंतरात्मा कहीं जाके सो चुकी है ना, उसको जगाना है। क्योंकि एक टीचर का धर्म होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उस पे चलने की। ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग।
निम्नलिखित में से कौन-कौन प्रभावी शिक्षण की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं? इफ़ेक्टिव टीचिंग करने के लिए क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? आप एक प्रभावशाली टीचिंग करवाना चाहते हैं तो। एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को कि ये ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता। तो मैं पोल दे रहा हूँ ऑल द बेस्ट। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। अब आप सोचिए कि वो बच्चे क्या सोच रहे हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसका राइट ऑप्शन सी है, यानी कि बी, डी और ई। आप एलिमिनेट करिए, ठीक है ना? इसका राइट ऑप्शन कौन-सा है? इफेक्टिव टीचिंग के लिए बी, डी और ई ये वाले चाहिएंगे आपको। पहला देखिए, टीचिंग ओनली व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द करिकुलम करिकुलम केवल वही शिक्षण कराना या करना जो पाठ्यचर्या में शामिल है। अब एक बात बताओ, आपके करिकुलम में शामिल है क्या कि मैं ऐसी बातें करूँ कि आपको ऐसी बातें करूँ? आपके करिकुलम में कहीं है क्या ऐसी बातें? अरे है क्या? कि मैं आपको ऐसी-ऐसी बातें बोलूँ, तैयारी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे। ये कहीं करिकुलम में तो नहीं है, लेकिन कर रहा हूँ ना मैं, क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज़ ऑफ कि आपको मेरी टीचिंग का इफ़ेक्ट पड़े, प्रभावशाली हो। तो ऐसा नहीं है, और जैसे शब्द ओनली, ऑलवेज़ वाले आते हैं, तो वैसे ही 90 से 80% ऐसे ऑप्शंस गलत होते हैं कि सिर्फ़ वहीं फ़ोकस रहिए, नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, गुड कम्युनिकेशन स्किल होगी तो आपका अच्छा टीचिंग होगा, आपका जो संप्रेषण अच्छा है तो। अगर आप कह रहे हो रिजिड टीचिंग अप्रोच रखिए, अगर रिजिड रखोगे तो कौन जुड़ेगा आपसे? रिजिड रहेंगे किसी चीज़ को तो नहीं हो सकता, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, तो इसलिए ये भी काट दो। एक्सीलेंट सब्जेक्ट नॉलेज, बिल्कुल आपका विषय है, उसका आपको ज्ञान होगा तभी तो आप दूसरों को पढ़ाएँगे। और आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जिससे आप विद्यार्थियों के साथ जुड़ें, यानी कि एबिलिटी टू कनेक्ट विद स्टूडेंट, तो बी, डी और ई इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, ईज़ी क्वेश्चन था, लेकिन आप अपने आप से ये तो पूछो जिसका गलत हुआ है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? जब तक ये थिंकिंग नहीं आएगी ना कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, तो आप चाहे कितने ही क्वेश्चंस कर लो, उससे हमें प्रोग्रेस नहीं आएगी। हर क्वेश्चन पे फाइट करो कि मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेप्शनल क्लासरूम कम्युनिकेशन विल रिजल्ट इन, असाधारण कक्षा संचार का परिणाम क्या होगा? आपको बताओ भी। मैं पोल दे रहा हूँ, ऑल द बेस्ट। यहाँ पे आप लोगों ने एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन को नेगेटिव अप्रोच ले लिया। कुछ बच्चों ने इसको पॉजिटिव लेके इस क्वेश्चन का आंसर करा है। अगर हम बेसिकली एक्सेप्शनल क्लासरूम कम्युनिकेशन रखते हैं, यानी कि हम ऐसे कोई चीज़ों को ट्रेडिशनली नहीं, थोड़ा एक्सेप्शनल होके चीज़ों को कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो जो स्टूडेंट का अचीवमेंट है वो नोटिसेबल होता है। आपको बढ़िया कम्युनिकेशन है, एक्सेप्शनल लेवल पे जाके असाधारण कक्षा का संचार है, साधारण नहीं है जो रिजिड चला रहा है, असाधारण है। तो आपका बेसिकली जो छात्रों की उपलब्धि होगी वो नोटिसेबल होगी। तो ये कम्युनिकेशन के बारे में बड़ा रोल है ना? कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में। और मैं बता देता हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ जो यूनिट है ना कम्युनिकेशन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना है,
इन दोनों का मिक्स होके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको कई बार पता नहीं चलता ये टीचिंग एप्टीट्यूड से है या कम्युनिकेशन से। तो ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चंस का। ऐसे क्वेश्चन टाइम पे धोखा देते हैं, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवाइज करो नेक्स्ट लेक्चर्स को टीचिंग एप्टीट्यूड के, फिर नेक्स्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट।